क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर हमारा चला हुआ था योजनाओं के प्रकार या टाइप्स ऑफ प्लान। हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं नीतियों के बारे में और नीतियों के लाभों के बारे में हमने पढ़ना था। 2 पार्ट हम लोगों ने कर लिए थे। अब थर्ड पार्ट पर हम आते हैं। पार्ट 3 है हमारा ये। तो लाभ क्या होते हैं नीतियों के, तो ये पहले दिया गया। ये अधिकारियों के निर्णय लेने की मार्गदर्शन करते हैं। दे गाइड द मैनेजर्स टू टेक द एक्शन। कि कोई अधिकारी जब कोई फ़ैसला लेने जा रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि हमारी कंपनी की नीति क्या है और उसके अनुसार फिर वो फ़ैसला ले पाते हैं। सेकंड है, नीतियों से निर्णय की सीमा स्पष्ट हो जाती है। ये पॉलिसीज़ फिक्सेस द लिमिट्स टू टेक डिसीजन। पॉलिसीज़ के द्वारा हमारे को निर्णय की सीमा, जैसे हमने एग्जांपल लिया था लास्ट टाइम कि हमारी कंपनी ने एक नीति ही बना दी कि हम 10% तक ही डिस्काउंट देंगे, इससे ज़्यादा नहीं देंगे। तो हमारी सीमा क्या होगी? 10% तक का। इसके अंदर ही हमने निर्णय लेना है। थर्ड पॉइंट है, कार्य में एकरूपता आती है। ब्रिंग्स यूनिफॉर्मिटी इन द एक्शंस। जो नीति हमारी बन गई उससे यूनिफॉर्मिटी आ जाती है, एकरूपता आ जाती है। हर एक व्यक्ति वैसे ही कहता है। जैसे कि हमारी कंपनी ने नीति बना दी कि भाई हमारे कोई भी सेल्समैन उधार बेचेगा ही नहीं, क्योंकि बैड डेब्ट उससे ज़्यादा हो जाते हैं। तो हमारी कंपनी की जब ये नीति बन गई तो जो मर्जी सेलमैन चला जाए, जब भी कोई ग्राहक बोलेगा मुझे उधार चाहिए, वो मना कर देगा, भाई हमारी कंपनी की नीति नहीं है, हम नहीं बेच सकते आपको उधार पर। तो सभी में एक जैसा ही कार्य होता है। चौथा पॉइंट दिया गया, अधिकार सौंपना सरल हो जाता है। इट्स मेक द डेलीगेशन ऑफ द अथॉरिटी पॉसिबल। सभी व्यक्तियों को जब नीतियाँ पता है, सबको पता है कैसे कार्य करना है, तो फिर आसानी से हम किसी व्यक्ति को काम करने का अधिकार जो है वो सौंप देते हैं और वो व्यक्ति उसके अनुसार काम को आसानी से कर पाता है, क्योंकि नीति का सबको ज्ञान होता है। पाँचवा पॉइंट है, संगठनात्मक संघर्ष नहीं होता। डिस्प्यूट इन द ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट क्रिएटेड। वही सेम चीज़ यहाँ पर आ गई कि प्रत्येक व्यक्ति को मालूम है, हमारी नीति है कि जो व्यक्ति 20 वर्ष कार्य कर लेगा उसको ही प्रमोशन दी जाएगी। तो व्यक्ति बीच में नाराज़ नहीं होता, सबको मालूम होता है कि इसके 20 वर्ष हो गए, इसी को प्रमोशन मिलनी है। हम ये नहीं बोल सकते कि वो जान पहचान वाला था उसको प्रमोशन दे दी। सब जानते हैं नीति है 20 वर्ष पूरे हो जाएंगे, उसके हो गए थे इसलिए उसको प्रमोशन मिल गई। 6 पॉइंट है, पूर्व निर्धारित होने के कारण तुरंत लागू हो सकता है, समय व श्रम बचता है। पूर्व निर्धारित होने के कारण मतलब प्री डिसाइडेड होता है, पहले से ये डिसाइड होता है कि भाई ऐसा होना है। जिसके 20 वर्ष हो जाएंगे तुरंत उसको प्रमोशन दे दी जाती है। तो हमारा फिर उस व्यक्ति को के बारे में खोज करने के लिए कि कौन सा व्यक्ति योग्य है, किसको प्रमोशन दी जाए, उसके लिए टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, श्रम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बीइंग डिसाइडेड इन एडवांस, दिस कैन बी इमीडिएटली इम्प्लीमेंटेड। इट सेव्स द टाइम्स एंड द लेबर ऑफ अ कंपनी। लिमिटेशंस नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सीमाएं नीतियों की क्या होती हैं? तो नीतियां मानवीय निर्णय का प्रतिस्थापन नहीं हो सकती। पॉलिसीज़ कांट बी रिप्लेस्ड बाय द ह्यूमन डिसीजंस। इसका मतलब ये हुआ, नीतियाँ मानवीय निर्णय का प्रतिस्थापन मतलब उसकी जगह पर हम ये बोल दें कि नीति बन गई है, अब किसी भी व्यक्ति को निर्णय लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई फैसला लेने की ज़रूरत नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नीतियाँ परिस्थिति को देखते हुए, यदि हमें लगता है हमारी नीति हमारी कंपनी की उन्नति में बाधक है, तो हम खुद फैसला लेकर उस नीति को चेंज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, नीतियों से समस्या का शीघ्र समाधान नहीं हो जाता। पॉलिसी कांट सॉल्व द प्रॉब्लम्स इमीडिएटली। तुरंत नहीं हो जाता है समस्या का समाधान, बल्कि हमारे को गाइड करती है कि आप इस प्रकार से कार्य करो तो दीर्घ काल में जाकर हमें फ़ायदा होगा। ये प्रबंधकों का मार्गदर्शन करती हैं। प्रबंधकों को अपने कार्य क्षेत्र के बेहतर निर्णय लेने के लिए बाध्य करते हैं कि आपको इतना ही निर्णय लेने का अधिकार है, तो आप इसके अंदर ही निर्णय लें, इससे अधिक निर्णय ना लें। अपनी सीमाओं को ये बताती हैं। थर्ड पॉइंट है, नीतियाँ सभी समस्याओं का अचूक हल नहीं होती। दे आर नॉट एब्सोल्यूट सोल्यूशन ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स। कुछ समस्याओं को तो हल किया जा सकता है, सामाजिक समस्याएं, राजनीतिक समस्याएं, आर्थिक परिवर्तन इत्यादि जो होते हैं, इनको नीतियों के द्वारा हल नहीं किया जा सकता, क्योंकि बाहर से प्रभावित करती हैं हमारी संस्थाओं को। अगला टॉपिक है, आर्थिक नीतियों की विशेषताएं क्या हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल पॉलिसी। नीतियाँ स्पष्ट, लिखित, निश्चित होनी चाहिए। नीति जो हम बनाएं, जो नियम एक तरीके से हम बनाते हैं नीति, वो स्पष्ट होनी चाहिए ताकि सबको समझ में आ जाए। रिटर्न होनी चाहिए, लिखित में होनी चाहिए ताकि इसमें कोई डाउट ना रहे। निश्चित होनी चाहिए, फिक्स होनी चाहिए, बार बार से चेंज नहीं करना है ताकि कोई भ्रम, कोई कन्फ्यूजन ना हो। पॉलिसी मस्ट बी क्लियर, रिटर्न एंड सर्टन टू अवॉइड द कन्फ्यूजन। सेकंड है, नीति में स्थिरता के साथ साथ लोचशीलता का गुण भी होना चाहिए। पॉलिसी मस्ट बी स्टेबल एज वेल एज फ्लेक्सिबल। स्टेबल, स्थिरता का मतलब यह है कि नीति जो एक बार बना ली गई है वो सभी उसका पालन करेंगे, ये स्थिरता हो गई। पर लोचशीलता का मतलब है जैसे हमें लगता है कि परिस्थिति बदल गई है और ये नीति अब ज़्यादा कामयाब नहीं रहेगी, इसमें परिवर्तन करना आवश्यक है, तुरंत उसमें परिवर्तन भी किया जा सके। थर्ड पॉइंट हमारा है, नीति में यह व्यवस्था हो कि आवश्यकता पर प्रबंधक अपने निर्णय और विवेक का प्रयोग भी कर सकें। यहाँ पर हम लोगों ने एग्जाम्पल जब लिया था तो उसमें हमने देखा था कि 10% तक हम डिस्काउंट दे सकते हैं। हमें लगता है कोई व्यापारी जो है वो हमसे डिस्काउंट मांग रहा है, पर हमें उम्मीद नहीं है कि वो हमसे कोई सामान खरीदेगा,
या थोड़ा सा ही सामान खरीदेगा तो हम क्यों बिना मतलब उसको ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट दे दें। यहाँ पर हमारे को अपने निर्णय और विवेक का सहारा लेना है कि देना ही पड़ता है तो 1%, 2%, 3% दे दें। 10% ज़बरदस्ती किसी को नहीं देना, वो वहीं पर देना जहाँ पर बहुत आवश्यक है और बहुत ज़्यादा बिक्री होने की संभावना है। तो देयर मस्ट बी ए प्रोविज़न in the policy for the manager to implement his judgment and the views. नेक्स्ट हमारे को दिया गया नीति उद्देश्य प्राप्ति का साधन होती है। पॉलिसीज आर द वेज टू अचीव द टारगेट। सबसे पहले तो उद्देश्य होता है हमारे सामने और उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अलग अलग योजनाएं, नीतियाँ, ये सब कुछ बनाया जाता है। तो उद्देश्य को प्राप्त करने में नीति हमारी मदद करती है। पाँचों पॉइंट है, नीतियाँ ऐसी हों जिन्हें कि व्यवहार में प्रयोग किया जा सके। पॉलिसीज मस्ट बी सच विच कैन बी प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेड। नीतियाँ ऐसी नहीं बनाई जाएँ जिन्हें कि लागू किया ही ना जा सके। देखने में अच्छी हो परंतु प्रैक्टिकली उन्हें या लागू ना किया जा सके, उनसे ज़्यादा लाभ ना हो। कुछ बातें सुनने में अच्छी लगती हैं परंतु हो नहीं सकता या उन्हें लागू नहीं किया जा सकता। तो नीतियाँ ऐसी होनी चाहिए जो देखने में भी सही लगें और प्रयोग भी उनका किया जा सके, वास्तव में उनसे परिणाम भी अच्छा प्राप्त हो। 6 पॉइंट है, नीतियों में बदलती परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन करने का गुण भी होना चाहिए। पॉलिसी मस्ट बी अल्टर्ड अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट। यदि हम परिस्थितियों के अनुसार अपनी नीतियों में परिवर्तन करते हैं तभी हमारी नीतियाँ जो हैं सही रहेंगी, अन्यथा पुरानी नीतियाँ जो है वो हमेशा ही हानिकारक या बाधक सिद्ध होती हैं उन्नति में। अगला है नीतियों का प्रबंध में महत्व और इम्पोर्टेंस ऑफ पॉलिसी इन मैनेजमेंट। नीतियाँ प्रबंध में निर्णय निर्देशिका होती हैं। पॉलिसीज आर डिसीजन गाइड्स। प्रबंधक मैनेजर्स जब कोई निर्णय लेते हैं तो ये हमारा निर्देशन करती हैं, हमें गाइड करती हैं कि हमने किस प्रकार से कार्य करना है। नीतियाँ प्रबंधकों का मार्गदर्शन करती हैं। सेकेंड पॉइंट है, नीतियाँ संगठनात्मक संघर्ष को दूर करती हैं। पॉलिसीज रिमूव द ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स। अब किसके बीच में कन्फ्लिक्ट्स या संघर्ष हो सकता है, मालिकों और कर्मचारियों के बीच में हो सकता है। जैसे एग्जांपल हमने ऊपर लिया था वही एग्जांपल यदि हम लें कि हमारी कंपनी की नीति है 20 वर्ष तक का जिसका अनुभव हो चुका है उसे ही प्रमोट किया जाएगा, तो अब बाकी के कर्मचारी बिना मतलब के नाराज़ नहीं होंगे। जिनके 5 साल हैं, 10 साल हैं, तो बोलेंगे भाई अपनी जान पहचान वालों को प्रमोट कर दिया। ऐसा नहीं है, सबको मालूम है कि 20 साल हुए हैं उसी को ही प्रमोशन मिलेगी। थर्ड पॉइंट है, नीतियाँ समस्याओं का समाधान करती हैं। पॉलिसीज ऑफर द सॉल्यूशंस ऑफ द प्रॉब्लम। ये बताती हैं कि इस समस्या को कैसे हल करना है। अगला है, नीतियाँ अधिकार क्षेत्र निश्चित करती हैं कि हमारा अधिकार कितना है। जैसे 10% के अंदर अंदर ही हमको कार्य करना है। सो पॉलिसी डिटरमाइन द अथॉरिटी लिमिट्स। कर्मचारी के अधिकार और दायित्वों का ज्ञान जो है वो नीतियों के द्वारा हो जाता है। पाँचों पॉइंट आएगा, कार्य करने में सुविधा, कन्वीनियंट परफॉर्मेंस ऑफ द वर्क। कार्य करने में सुविधा मतलब आसानी हो जाती है नीतियों के द्वारा वर्कर्स को। हमारे सेल्समैन को आसानी हो जाती है। यदि कोई वर्कर बोलता है मुझे 20% डिस्काउंट चाहिए, वो कागज़ निकाल कर दिखा देता है, देखो हमारी कंपनी की पॉलिसी 10% की है, इससे ज़्यादा हम दे ही नहीं सकते किसी भी हालत में, तो 20% तो आपको हम नहीं दे पाएंगे। तो वर्कर जो हमारे ग्राहक होते हैं वो भी नाराज़ नहीं होते। उसके बाद में ये पॉइंट को नोट कर लीजिए। अगला टॉपिक हमारा आता है उद्देश्य और नीतियों में क्या अंतर होता है हमारा। देखते हैं, सबसे पहले दिया गया मीनिंग। उद्देश्य होता है इनको प्राप्त करने के लिए संस्था में सारी ही क्रियाएं इनको प्राप्त करने के लिए जाती हैं। उद्देश्य ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए हम सब काम करते हैं। ऑल एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म टू अचीव दिस और ऑब्जेक्टिव्स। नीति या पॉलिसी की बात करें, ये निर्णय में कर्मचारियों का मार्गदर्शन करते हैं। दे प्रोवाइड गाइडलाइंस टू द एम्प्लॉयज़ टू टेक डिसीजन। जब निर्णय लेना होता है तो ये हमें बताती हैं निर्णय किस प्रकार से लेना है। सेकंड पॉइंट है प्रकृति या फिर नेचर के बारे में। ये निर्धारित करती हैं, डिसाइड करती हैं कि क्या करना है। ऑब्जेक्टिव हमें बताते हैं कि क्या करना है। दे डिसाइड व्हाट टू डू। जबकि नीतियाँ ये निर्धारित करती हैं कि काम को कैसे करना है। दे डिसाइड हाउ टू डू द जॉब। अगला हमारा है वो आवश्यकता या फिर नीड। उद्देश्य की आवश्यकता है। उद्देश्य के बिना तो कंपनी की स्थापना ही नहीं होती, कंपनी बन ही नहीं सकती। हमारे सामने कोई उद्देश्य होगा तभी तो हम कोई कंपनी बनाएंगे, इसीलिए बहुत आवश्यक होता है। विदाउट इट्स द ऑर्गेनाइजेशन कांट बी एस्टेब्लिश्ड, इज क्वाइट नेसेसरी फॉर कंपनी। नीति के बारे में बात करें, इसका निर्धारण आवश्यक नहीं होता। निर्धारण मतलब बनाना। द फ्रेमिंग ऑफ पॉलिसीज इज़ नॉट कंपलसरी। इसको बनाए या ना बनाए ये हमारी इच्छा पर निर्भर करता है। कंपनी को सही प्रकार से चलाना है तो उसको बना लेना चाहिए, अन्यथा इसके बिना भी काम हो सकता है। चौथा पॉइंट हमारा है निर्धारण का स्तर या लेवल ऑफ डिटर्मिनेशन। किस लेवल पर इसे बनाया जाता है, तो जो उद्देश्य होते हैं सर्वोच्च स्तर पर ये बनाए जाते हैं। सबसे बड़े अधिकारी जो हैं इनको बनाते हैं, सो उच्च प्रबंधकों द्वारा इन्हें निर्धारित किया जाता है। दीज आर फ्रेम्ड बाय द टॉप लेवल मैनेजर्स। पॉलिसीज़ की बात करते हैं तो प्रत्येक स्तर के अधिकारी को ये बनानी पड़ती हैं, प्रत्येक प्रबंधक को ये बनानी पड़ती हैं। सभी प्रबंधकीय स्तरों पर इसका निर्धारण किया जाता है। दीज आर फ्रेम्ड बाय ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट।
फिफ्थ पॉइंट हमारा है परिवर्तन या फिर चेंज के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो उद्देश्य के बारे में बोलते हैं, सामान्यतः इसमें परिवर्तन नहीं होता, उद्देश्य हमारा एक होता है, स्थिर होता है। दीज आर जनरली नॉट चेंज्ड। नीतियों के बारे में बात करें, आवश्यकता के अनुसार, जैसी आवश्यकता होती है वैसे इसमें हम परिवर्तन कर लेते हैं। दीज कैन बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द नीड। अगला टॉपिक है हमारा मोर्चाबंदी और नीति, दोनों के बारे में हम पढ़ चुके हैं, अब अंतर भी हम देख लें। पहला पॉइंट है आवश्यकता या फिर नीड। आकस्मिक समस्याओं के लिए निवारण हेतु, अचानक कोई समस्या उत्पन्न हो गई, उसको कैसे सॉल्व करना है, उसके लिए हम मोर्चाबंदी करते हैं, टू सॉल्व द अर्जेंट प्रॉब्लम्स। नीतियाँ बार बार उत्पन्न होने वाली एक जैसी समस्याओं के लिए, जैसे बार बार हमसे ग्राहक जो है वो डिस्काउंट मांगते हैं, तो हमने नीति बना दी भाई मैक्सिमम 10%। तो बार बार एक जैसी समस्याओं के लिए हमने जो है हल करने के लिए हम नीतियाँ बनाते हैं, टू सॉल्व फ्रीक्वेंटली अराइजिंग सिमिलर सिचुएशंस। सेकंड पॉइंट है योजनाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ प्लान्स। मोर्चाबंदी जो होती है ये अस्थायी योजना होती है, क्योंकि हम थोड़े टाइम के लिए बनाते हैं, समस्या आ गई तो हमने बना ली, इसे एडॉक प्लान कहा जाता है, जो हर बार नए सिरे से बनाई जाती है। नई समस्या नई स्ट्रेटजी हमारी होगी। सो इट्स एन एडॉक प्लान फ्रेम्ड ए फ्रेश एवरी टाइम। पॉलिसी की हम बात करें तो स्थायी योजना बार बार प्रयोग की जाती है, नीति जो होती है वो एक बार बना ली जाती है और उसका ही बार बार प्रयोग किया जाता है। इट्स एन स्टैंडिंग प्लान यूज्ड रिपीटेडली। थर्ड पॉइंट हमारा है प्रतियोगियों की भूमिका, रोल ऑफ द कॉम्पिटिटर्स। प्रतियोगियों की भूमिका मतलब वो कैसे काम कर रहे हैं। तो जब मोर्चाबंदी की जाती है तो हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारे कॉम्पिटिटर्स किस प्रकार से काम कर रहे हैं, उनकी क्रियाओं, प्रतियोगियों की क्रियाओं को ध्यान में रखकर ही हम मोर्चाबंदी बनाते हैं। इट्स प्रिपेयर्ड आफ्टर कीपिंग इन माइंड द कॉम्पिटिटर्स मूव्स एंड एक्टिविटीज़। नीति की हम बात करते हैं तो प्रतियोगी की चाल को ध्यान में रखकर बनाना इसके लिए आवश्यक नहीं होता, उनको देखकर भी हम बना सकते हैं और अपनी कंपनी की स्थिति को देखकर भी बना सकते हैं। इट्स नॉट प्रिपेयर्ड कीपिंग इन माइंड द कॉम्पिटिटर्स एक्टिविटीज़ कंपल्सरली। अगला पॉइंट हमारा है मार्गदर्शन। मार्गदर्शन की हम बात करें तो ये मानवीय भौतिक साधनों के प्रयोग का मार्गदर्शन करती है कि मोर्चाबंदी हमें बताती है कि कैसे हमारे पास जो श्रमिक हैं, मानवीय साधन है, भौतिक साधन है, उनका प्रयोग हम करें। थोड़े से सामान का प्रयोग करते हुए हमने कैसे बाकी सभी कंपनीज़ को जो है हराना है, उनकी सेल को कम करना है और अपनी सेल को बढ़ाना है। इट गाइड्स टू यूटिलाइज द ह्यूमन एंड द फिजिकल रिसोर्सेज इन ए बेस्ट मैनर, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। नीति या पॉलिसी की हम बात करें, ये विचार और निर्णय लेने का मार्गदर्शक है। इट गाइड्स टू थिंक एंड टेकिंग डिसीजंस। हमारे विचार करना है कि भाई इसको कितना डिस्काउंट दिया जाए, उस टाइम पर ये हमारा मार्गदर्शन करती है। अगला टॉपिक हमारा है कार्यविधियाँ या फिर प्रोसीजर। अब कार्यविधि क्या चीज़ होती है, किसी भी काम को पूरा करने की जो क्रियाएं होती हैं। एक काम हमने करना है, मान लो एक वस्तु बनानी है और उस वो वस्तु जो है 10 मशीनों से गुजरेगी तब जाकर वस्तु तैयार होगी। पहले ए मशीन में जाएगी, बी सी डी ई ऐसे मशीनों से गुजर के आखिर में जब 10वीं मशीन के बाहर वो निकलेगी तब वो वस्तु तैयार होगी। कहने का मतलब एक काम को पूरा करने के लिए जो क्रियाएं की जाती हैं, जो एक्टिविटीज़ की जाती हैं, उनका सीक्वेंस, उनका क्रम जो है वो कार्यविधि होता है। एग्जाम्पल हम लोगों ने यहाँ पर लिया है, टू कलेक्ट द कैश फ्रॉम द डेटर्स। अब हमारा जब हम ये बोलें कि अगर हम लोगों ने अपने डेटर्स से कैश लेना है, ठीक है, तो उसके लिए हमारी कार्यविधि या प्रोसीजर क्या होगा। तो फर्स्ट हमारा हो गया नंबर पॉइंट हमारी हो सकता है राइटिंग द लेटर्स। हम पत्र लिखेंगे सभी अपने डेटर्स को कि भाई आप अपना पैसा हमारे को भेज दो। तो पहला तरीका क्या होगा, राइटिंग द लेटर। दूसरा हो गया अगर वो पत्र का जवाब भी नहीं देते, दैन सेकंड पॉइंट मस्ट बी टेकिंग फ़ोन कॉल्स और मेकिंग फ़ोन कॉल्स। उनको फ़ोन के ऊपर हम कांटेक्ट करेंगे कि भाई हमने पत्र लिखा था, आपने हमको पैसे नहीं भेजे, तो आप हमको पैसे भेज दो। अब फ़ोन के बाद भी जब उसकी बात नहीं बनती तो थर्ड स्टेप पर फिर आएंगे। ये क्या है, प्रोसीजर है, स्टेप्स हैं हमारे। तो थर्ड है मीट हिम पर्सनली। फिर हमारा खुद कोई आदमी है वो उसके घर जाएगा, उससे जाके मिलेगा, उससे रिक्वेस्ट करेगा। अगर फिर भी वो नहीं मानता है, इसके बाद भी कोई एक्शन नहीं होता है, तो चौथा स्टेप हम आता है टू टेक द लीगल एक्शन, वैधानिक कार्रवाई करना। फिर हम कोर्ट में जाकर उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। तो ये हमारा एक क्रम हो गया। तो मुख्य कार्य को हम क्या करते हैं, छोटे छोटे भागों में बांटते हैं। हमारी क्रिया हमारे को बताती है कि कब काम करना है, कैसे काम करना है, कौन आदमी क्या काम करेगा। तो प्रोसीजर से क्रिया के स्टार्ट से लेके एंड तक की सारी क्रियाओं का समय और क्रम जो है पहले से हम निश्चित कर देते हैं। अब इसकी विशेषताओं पर आते हैं और पहला पॉइंट हमारे को दिया गया, यह प्रत्येक स्तर पर विद्यमान होती है। इट्स प्रेजेंट एट ऑल द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट।
कि प्रत्येक आदमी ने जब अपना काम करना है तो वो अपनी कार्यविधि बनाता है कि मैं ये काम करूँगा तो मैं पहले क्या करूँगा, फिर क्या करूँगा, फिर क्या करूँगा। चाहे वो मैनेजर है, चाहे वो वर्कर है, तो हर एक व्यक्ति अपने स्तर पर इसको बनाता है। सेकंड पॉइंट है, ये निर्णय लेने के अधिकार को सीमित करती है। इट लिमिट्स द राइट टू टेक डिसीजन, क्योंकि ये कार्यविधि जो है ये पहले बना दी जाती है, मैनेजर्स द्वारा बना दी जाती है, पूर्व निर्धारित ये होती है। वो बताते हैं कि कौन काम करेगा, कब काम करेगा, कैसे काम करेगा, इसलिए हम खुद निर्णय नहीं ले पाते। हमारे अधिकार जो हैं वो रोक दिए जाते हैं, सीमित कर दिए जाते हैं इसके द्वारा। थर्ड पॉइंट है, ये अनेक विभागों को प्रभावित करती है। इट अफेक्ट्स मैनी डिपार्टमेंट, क्योंकि हमने क्या कहा, ये क्रियाओं का क्रम होता है। जैसे अगर हम बात करें, हमने सामान बेचना है तो उसके लिए सबसे पहले तो हमारे को क्या चाहिए, सबसे पहले हमारे को पैसा चाहिए। कौन देगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट देगा। फाइनेंस डिपार्टमेंट, वित्त विभाग ने पैसा दिया, तब जाकर क्रय विभाग, परचेज डिपार्टमेंट सामान को खरीदेगा। पहले पैसा आएगा तभी तो सामान परचेज होगा। तो परचेज डिपार्टमेंट ने सामान को खरीदा, उसके बाद वो सामान परचेज करके देगा, रॉ मटेरियल, कच्चा माल। तो उत्पादन विभाग फिर सामान बनाएगा। तो उत्पादन विभाग ने सामान बना दिया, फिर पैकिंग डिपार्टमेंट में पैक होगा। उसके बाद में फिर एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट उसका विज्ञापन करेगा, फिर सेलिंग डिपार्टमेंट उसको बेचेगा। तो ये पूरा एक क्रम है जहाँ पर एक विभाग नहीं बल्कि बहुत सारे विभाग जो है इससे प्रभावित होते हैं। अगला है, कार्यविधियाँ व नीतियाँ एक दूसरे से भिन्न होती हैं। कार्यविधि एक कार्य को करने का अलग जो है क्रम है, जबकि नीति क्या होगी, ये काम करना है नहीं करना है उसके बारे में हम डिसाइड करते हैं। सो प्रोसीजर एंड पॉलिसीज आर जनरली डिफरेंट। कार्यविधि काम कैसे करना है ये बताती है, और नीति निर्णय कैसे लेना है ये हमारे को बताती है।